हेलो एवरीवन। गुड थिंकिंग चैनल में आपका स्वागत है। ये मेरा नया चैनल है और मेरा पहला ही चैनल है बेसिकली, अगर मैं कहूँ तो। और मुझे क्या है, पढ़ना और पढ़ाना काफ़ी सही लगता है, अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल। और हम कई साइंस से रिलेटेड और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहेंगे। तो आज जो मैंने पहला टॉपिक चुना है वो है क्रोमेटोग्राफी। होप सो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा ये। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, क्रोमेटोग्राफी या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपने हमेशा इन चीजों के बारे में सुना होगा, इनके नाम सुने हैं, पर ये होते क्या है एक्चुअल में कभी आपने जाना भी नहीं। और मतलब एक्चुअल में उनका हमारी डेली लाइफ की चीजों में क्या इम्पैक्ट होता है, या जो हम डेली लाइफ की चीजें यूज करते हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होता है, कभी नहीं जानते। वी जस्ट नो बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। ओके, ये एग्जाम में आएगा तो पढ़ लो, रट लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा बस है। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि बस आपको पता तो हो जाए कि है क्या। उसके बाद मुझे पता है कि आप कर लोगे, यू हैव इनफ क्यूरियोसिटी। ओके, तो क्रोमेटोग्राफी को चलो मैं बताता हूँ। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी कि मोस्ट ऑफ दो जो हनी है, शहद, उनमें मिलावट है। उनमें किसी न किसी चीज की, मतलब वो पूरी तरह से प्योर नहीं है। और एक और न्यूज आई थी कि जो एक पर्टिकुलर ड्रग होती है, ओके, रेनिटिडीन आई थिंक, हाँ, वो मतलब उसके लिए यूज होती है एसिडिटी के लिए। उसमें कार्सिनोजन पाया जाता है, मतलब कैंसर कॉज करने वाला एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है। तो इनका वो कैसे पता चला? क्या डॉक्टर, मतलब जो साइंटिस्ट थे, वो छोटे होके उसके अंदर चले गए थे? नो, दे हैव यूज्ड क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। मतलब क्रोमेटोग्राफी में कई टेक्निक होती हैं, कुछ स्पेसिफिक जैसे एचपीएलसी हो गई या गैस क्रोमेटोग्राफी हो गई। तो उनके थ्रू उन्होंने पता किया कि नहीं, इसमें मिलावट है, या फिर इसमें ये पर्टिकुलर सब्सटेंस आ गया जो नहीं होना चाहिए था। तो देखा, ये होती है, मतलब इस तरह की चीजें होती है कि पता चलता है इनके यूज से ही, इस तरह। चलिए ठीक है, क्रोमेटोग्राफी वर्ड आया कहाँ से? लाइक क्रोमैटो, क्रोमा, क्रोमा एक ग्रीक वर्ड है जो कलर को रिप्रेजेंट करता है। आपने बहुत सारे जो आप में मोबाइल फोन के मतलब गीक होंगे, जिनको बड़ा मोबाइल फोन पसंद होता है, तो उन्होंने कई बार स्पेसिफिकेशन में सुना होगा कि क्रोमा टेक्नोलॉजी यूज की गई इसके डिस्प्ले में, यानी ये कलर को और एनहांस करता है। तो क्रोमा कलर से डिफाइन होता है, मतलब उस डिनोट करते हैं। ओके, ग्राफी यानी रिप्रेजेंट करना किसी चीज को, लिख के, बोल के, जैसे भी, बेसिकली लिख के। तो क्रोमेटोग्राफी इज कलर को लिखना। ओके, विच लिटरली मीन्स लाइक टू राइट विथ कलर, कलर के थ्रू लिखना। ओके, पहले जो होती थी वो फोटोसिंथेटिक प्लांट पिगमेंट से यूज किए जाते, तो केवल चार तरह के कंपोनेंट बनते थे और चार तरह के कलर आते थे, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन और ग्रीन। ठीक है, ब्लूइश ग्रीन जिसे आप कह सकते हैं। ये मतलब आदि काल में यूज किए जाते हैं, मतलब जब डिस्कवरी हुई थी, आज से 70-80 साल, 90 साल पहले। ओके, किसने डिस्कवर किया ये आप सर्च करिए। ओके, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है। ठीक है, और आप सर्च करेंगे तो बेसिकली आपको और भी चीजें जानने को मिलेंगी। अगर मैंने सिर्फ आपको ऐसे ही दे दिया ना, तो आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। ओके, सो हमने ये समझ लिया, क्रोमेटोग्राफी मतलब क्रोमा प्लस ग्राफी, यानी कलर और लिखने से मिलके बना होता है। ठीक है, अच्छा, क्रोमेटोग्राफी मतलब हम करते क्यों है? किसी चीज से किसी चीज के बारे में पता करने की, यानी किसी सैंपल में कुछ घुला हुआ है, कोई सॉल्यूशन है उसमें कुछ अगर घुला हुआ है, तो हम पता करते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, या कौन सी इम्प्यूरिटी इसमें मिक्स हो गई है। इम्प्यूरिटी माने अशुद्धि, कौन से मिक्स हो गई है। तो इसको करने के लिए जो इसकी टेक्निक होती है, उसमें बताएं, दो फेज यूज किए जाते हैं उस टेक्निक में। पहला होता है मोबाइल फेज, मोबाइल यानी जो मूव कर सकता हो, लाइक ऑटोमोबाइल, मोबाइल, जो स्मार्टफोन मोबाइल इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम उनको लेके मूव कर सकते हैं। तो मोबाइल यानी जो चीज मूव कर सकती है। तो मोबाइल फेज में सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं, लाइक लिक्विड या गैस, ये दोनों मूव कर सकते हैं। गैस को अगर आप पैक करके वो कर देना तो वो भी मूव करती है, सॉलिड मूव नहीं करता कभी। तो मोबाइल फेज में सॉल्वेंट होते हैं, उसी में क्या होता है, सैंपल को मिला दिया जाता है और फिर चेक किया जाता है, मतलब उसी में बाकी चीज जो मिली होती है उसी से चेक किया जाता है। दूसरा होता है स्टेशनरी फेज, जो कॉलम के रूप में खड़ा होता है, मतलब वो रुका होता है।
उसके ऊपर से होके, उसके थ्रू होके मोबाइल फेज बहता है, और इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है, क्योंकि जो स्टेशनरी फेज होता है और मोबाइल फेज होता है, इनके दोनों के नेचर अलग अलग होते हैं। मतलब एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है। अगर मोबाइल फेज पोलर है तो स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होगा, और अगर मोबाइल फेज नॉन पोलर है तो स्टेशनरी फेज पोलर होगा। क्योंकि लाइक रिएक्ट विथ लाइक का रूल हम सबको पता है, पोलर पोलर से रिएक्ट कर लेगा, नॉन पोलर से, तो हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिलेंगे ही नहीं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। एफिनिटी, अच्छा, ये जो इनके बीच का इंटरेक्शन होता है मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच का, ये मतलब कैसे होता है? ये मतलब कुछ जो टेक्निक होती है उनके थ्रू होता है, लाइक एड्सॉर्प्शन। अच्छा, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं। एड्सॉर्प्शन होता है सरफेस फिनोमिना, यानी अगर किसी चीज के सिर्फ ऊपरी सतह पे कोई चीज जमा हो रही है तो वो एड्सॉर्प्शन कहलाएगा। और किसी चीज के पूरे ऑल ओवर बॉडी में अगर कोई चीज जमा हो जाती है तो वो एब्जॉर्प्शन, लाइक स्पंज। स्पंज को पानी में डाल देंगे तो पंज वो जो पानी होगा वो पूरे स्पंज से मतलब आर पार हो जाएगा, उसमें पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप कोई मेटेलिक बॉडी ले लें और उसको पानी में डालें तो उसकी सिर्फ ऊपरी सरफेस जाएगी, अंदर की सरफेस कभी गीली नहीं होगी। ओके, तो ये होता है एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना काम करता है। ठीक है। एफिनिटी क्या होती है? एफिनिटी मतलब किसी चीज के लिए अट्रैक्शन होना, लगाव होना। तो क्या होते हैं, जो मोबाइल फेज होता है और स्टेशनरी फेज होता है, तो मोबाइल फेज में जो सैंपल होता है वो स्टेशनरी फेज के थ्रू जब बहता है, तो अगर मोबाइल फेज में जो जो कंपोनेंट होते हैं वो अपनी अपनी इंटरेक्शन फोर्स या अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग इंटरेक्ट करते हैं, तो या तो वो स्टेशनरी फेज से चिपक जाते हैं, या तो स्टेशनरी फेज के मॉलिक्यूल्स को निकाल के बाहर ले आ लेते हैं। हाँ, अगर स्टेशनरी फेज के मॉलिक्यूल की अफिनिटी मोबाइल फेज के कंपोनेंट से ज्यादा हुई तो वो स्टेशनरी फेज से बाहर निकल आएंगे। इस पूरी प्रोसेस को डिसॉर्प्शन कहते हैं। ये देखिए, जो कंपोनेंट ऑफ द सैंपल डिसॉल्व ऑफ द स्टेशनरी फेज। ओके, डिसॉल्व ऑफ द स्टेशनरी फेज यानी स्टेशनरी फेज के कंपोनेंट को बाहर अगर निकाल दे सैंपल का कंपोनेंट, और वो वापस मोबाइल फेज में घुल जाए और नीचे आ जाए, तो वो डिसॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है। द लाइक रिएक्ट विद लाइक का रूल मैंने बता ही दिया, पोलर हमेशा पोलर से, नॉन पोलर से रिएक्ट करेगा। ओके। अच्छा, हम लोगों ने से में से बहुत लोगों ने टीएलसी या तो पेपर क्रोमेटोग्राफी की होगी। ओके, तो ये जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी का है, छोटा सा मतलब एग्जांपल टाइप का है, मैंने लिया है। तो मैं यहाँ समझा देता हूँ कि स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज वर्क कैसे करते हैं। ये रहा स्टेशनरी फेज, जो एक फिल्टर पेपर है, उसमें यहाँ पास मार्क करके सैंपल लगाए दिए हैं यहाँ पर हमने। ठीक है। और यहाँ है अपना लिक्विड फेज यानी मोबाइल फेज। मोबाइल फेज क्या होगा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू इसमें एब्जॉर्ब होकर ऊपर जाएगा। ठीक है। और जैसी जैसी जिसकी जिसकी एफिनिटी होगी मोबाइल फेज से इन सैंपल्स की, वो अलग अलग मूव करेंगे। ठीक है। ये देखो, ये मूव करके यहाँ यहाँ, और जब पूरी तरह से सेचुरेशन हो जाता है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ यहाँ पहुंच जाते हैं, यानी अपने ओरिजिन से दूर दूर। ठीक है। तो ये जो इनकी अलग अलग दूरी तय की गई है, ये अलग अलग दूरी उनके रिटेंशन फैक्टर या रिटार्डेशन फैक्टर के थ्रू मेजर की जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस सॉल्यूट मूव फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो सॉल्यूट है वो अपने ओरिजिन से कितना दूर तक गया, और जो अपना ये सॉल्वेंट है, ये अपने ओरिजिन पॉइंट से कितना दूर गया, उनकी रेशियो को कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर। ठीक है। चलिए, अच्छा, क्रोमेटोग्राफी का अगर क्लासिफिकेशन करें तो हम किस बेस पे कर सकते हैं? उनके जो फेजेस हैं और जिस प्रिंसिपल पे वो वर्क करते हैं, तो फेज उनके कौन कौन से होते हैं? दो फेज हैं, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज में हमें पता है सॉलिड मोबाइल फेज हो नहीं सकता, तो बचा लिक्विड और गैस। तो लिक्विड और गैस होते हैं अकॉर्डिंग टू मोबाइल फेज। और स्टेशनरी फेज में कभी गैस स्टेशनरी फेज हो नहीं सकती, क्योंकि वो उसके मॉलिक्यूल बहुत तेजी से इधर उधर मूव करते रहते हैं, तो वो स्टेशनरी मतलब रुक के कभी एक जगह रह नहीं सकती। तो यहाँ सिर्फ सॉलिड और लिक्विड होते हैं। तो इस बेस पे हम चार तरह की क्रोमेटोग्राफी को पढ़ सकते हैं इन दोनों के अकॉर्डिंग, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के अकॉर्डिंग। लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉलिड एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये चार तरह की होंगी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। ये देखिए, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो लिक्विड लिक्विड
लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड। आप पीछे करके देख भी सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, जो फिजियोकेमिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन होता है, यानी मोबाइल फेज का स्टेशनरी फेज में चिपकना, या स्टेशनरी फेज के कंपाउंड का या मॉलिक्यूल्स का बाहर निकल के मोबाइल फेज के साथ बह जाना, ये इन 5 जो फिजियोकेमिकल प्रिंसिपल है उनके अकॉर्डिंग होता है। पहला है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन मैंने बता दिया, सरफेस फिनोमिना है, तो अगर सरफेस में कोई फिल्म फॉर्म होती है एड्सॉर्प्शन कहलाता है। पार्टीशन, पार्टीशन यानी अलग अलग होना। जैसी सॉल्युबिलिटी होती है सैंपल की, वो या तो मोबाइल फेज के साथ बह जाता है, या तो अगर उसकी सॉल्युबिलिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा इंटरेक्शन दे रही है तो स्टेशनरी फेज में चिपक जाता है, ठीक है। आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज को मैं आगे काफी अच्छे से एलोबरेट करूंगा, उसको काफी अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ाऊंगा। अभी समझ लेते हैं कि क्या होता है। जो स्टेशनरी फेज होता है तो उसमें कॉलम में रेजिन भरा जाता है। उस रेजिन का नेचर होता है या तो कैटायनिक होता है या तो एनायनिक होता है। अगर वो कैटायनिक हुआ तो वो मोबाइल फेज से पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी रिएक्ट करवाएगा। और अगर वो एनायनिक हुआ तो अपनी तरफ एनायन को करवाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद साइज साइज एक्सक्लूजन है, ठीक है। साइज एक्सक्लूजन यानी इसको हम बेसिकली सीविंग मेथड भी कह सकते हैं। सीविंग मेथड में ऐसा रहता है कि इसमें हम जेल भर देते हैं उस कॉलम में और बिट्स भर देते हैं। फिर उनके बीच जो गैप होता है ना, उसके थ्रू जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। कुछ पार्टिकल जल्दी आ जाते हैं, जो बड़े पार्टिकल जल्दी आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि बड़े हैं, ग्रेविटी लगती है तो इजिली जल्दी आ जाते हैं। छोटे पार्टिकल छोटे साइज के, उनमें ग्रेविटी कम लगती है, तो वो क्या होते हैं, ये जो जेल और बिट के बीच का जो स्पेस होता है वहां पास फंस जाते हैं। तो इससे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। उसके बाद आती है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी यानी मतलब जो इंटरेक्शन एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ क्या होता है, कॉलम फेज में लिगेंड को इमोबिलाइज कर दिया जाता है। मतलब इमोबिलाइज यानी वो इधर उधर घूम ना सके, वहीं पास स्टैटिक किया जाता है, ठीक है, उसे रोक दिया जाता है। वो लिगेंड होता है। लिगेंड ऐसी चीज होती है जिसके मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होती है, लाइक एंटीबॉडीज, एंजाइम इनहिबिटर्स, लेक्टिन्स। तो वो क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए उनकी वैलेंसी खाली होती है, तो मोबाइल फेस के जो उसमें कंपोनेंट होते हैं वो उससे रिएक्ट करते हैं और उसमें चिपक जाते हैं। ओके, नाउ फाइनली यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड रिड्यूस इन शुगर डन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये इसका यूज है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, विटामिन्स एंड ड्रग्स आल्सो डन बाय क्रोमेटोग्राफी। ओके, सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड मेथड होती है एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। आप इसको वैसे भी याद, इसको अभी मैं आगे अच्छे से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये होती सबसे स्टैंडर्ड मेथड, इसे गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहते हैं। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ड्रग के कंसंट्रेशन, विटामिन्स, हार्मोन्स और अमीन के डिटेक्शन को हम इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, एचपीएलसी के थ्रू। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की मतलब जो टाइप है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके, वो फिर आगे किसी और को पढ़ के चीजें समझा सकते हैं, ठीक है। लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।